का एक कदम आपके जाने के बाद भी किसी का जीवन बचा सकता है, तो क्या आप ऐसा फैसला लेना चाहेंगे? आपका एक संकल्प और किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी के जीवन का सहारा लौटाया जा सकता है, किसी के जीवन को रोशन किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अंगदान की। क्या होती है ये प्रक्रिया और कैसे इसे सरल और सुगम बनाया जा रहा है, आज हम जानेंगे विशेषज्ञों से। नमस्कार, टोटल हेल्थ के ऑर्गन डोनेशन एंड आई डोनेशन के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत से लोग जो अंगदान करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत से सवाल रहते हैं। ये सोच कि क्या हमारे जाने के बाद अगर हमारे अंग किसी को दान कर दिए जाएं तो अगले जन्म में वो अंग हमें प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसी जो सोच होती है, वो बड़ी बाधक बनती है। अंगदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, सुगम है। किस तरह से की जाती है ये विशेषज्ञ आपको समझाएंगे। क्या है अंगदान का महत्व और कितनी जरूरी है हर व्यक्ति की इस सोच को बदलना और उनको अंगदान के विषय में प्रेरित करना, ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अंगदान को महादान भी कहा जाता है। आपका एक संकल्प किसी का जीवन दान हो सकता है, किसी के जीवन को बचा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है अंगदान? अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये विशेषज्ञों से समझने की आवश्यकता है। अंगदान के लिए बहुत सी जानकारी उपलब्ध है और कई माध्यम भी हैं। अंगदान करना कितना और क्यों महत्वपूर्ण है, ये आज हम समझेंगे विशेषज्ञों से, क्योंकि अंगदान कई तरह के अंगों का हो सकता है, कई स्थितियों में हो सकता है। जीवित व्यक्ति से कौन से अंग लिए जा सकते हैं, यानी कौन से वो ऑर्गन्स हैं जिनको कोई लाइव डोनर भी डोनेट कर सकता है और वो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। वहीं पर कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कैडेवरिक डोनर से लिए जाते हैं, यानी मृत्यु के उपरांत लिए जाते हैं। मृत्यु के बाद कितने समय के अंदर, यानी वो टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति का कॉर्निया लिया जा सकता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को आई डोनेट करनी है तो उसके लिए प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना है। ब्रेन डेथ क्या स्थिति होती है? कहा जाता है कि अगर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट उसको हो जाता है या कार्डियक डेथ होती है, उससे पहले की स्थिति अगर ब्रेन डेथ है, तो क्या उस समय पर व्यक्ति के अंगदान किए जा सकते हैं? क्या भूमिका होती है और क्या संबंध है इसका अंगदान से? किस तरह से ये तय किया जाता है कि व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है? अंगदान का फैसला कौन ले सकता है? क्या खुद व्यक्ति या फिर उसका परिवार? और अगर किसी व्यक्ति ने जीवन काल में अपने अंगदान की प्रतिज्ञा नहीं ली है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, यानी क्या उसके परिवार के सदस्य उसके जाने के बाद, या अगर वो ऐसी स्थिति में है कि डिसीजन नहीं ले सकता, क्या परिवार की सहमति से भी अंगदान किया जा सकता है? ये विशेषज्ञ आपको समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसी स्थिति में कौन कौन से अंग उस व्यक्ति से लिए जा सकते हैं। अंगदान की प्रक्रिया पूरी तरह से हम समझेंगे। अंगदान की पूरी प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है, कितनी व्यवस्थित है, कितनी ट्रांसपेरेंट है, और जो लिया गया अंग है वो सही व्यक्ति तक सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है, वो भी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में, जिससे वो अंग सही रहे, सुरक्षित रहे और उस व्यक्ति के काम आ सके। ये तमाम प्रक्रिया विशेषज्ञों द्वारा समझाई जाएगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या अंगदानकर्ता से प्राप्त अंग किसी में भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है या उसके लिए किसी खास प्रकार की मैचिंग की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है किसी में अंग प्रत्यारोपित करने के लिए, यानी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए मैचिंग कितनी आवश्यक है, और क्या कॉर्निया के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है? क्या ह्यूमन ऑर्गन्स के स्थान पर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का प्रयोग भी किया जा सकता है? क्या आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जाए कि ह्यूमन ऑर्गन्स की जगह आर्टिफिशियल ऑर्गन्स यूज किए जा सकेंगे? ये हम समझेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया अगर हो पाती है तो बहुत सा जो लोड है वो कम हो जाएगा और ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गन मैचिंग में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
क्या अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाए, बहुत से केसेस जिसमें ये बताया जाता है कि ऑर्गन तो है, डोनर तो है, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा, तो क्या इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मैच करवाया जा सकता है, यानी मैचिंग की प्रक्रिया सुगम हो सकती है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कोई योगदान दे सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऐसी तमाम फैमिलीज जिनके पास डोनर उपस्थित होता है लेकिन मैचिंग नहीं होती, शायद उसमें फर्क आ सकता है। साथ ही ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए जुग जुग जियो अभियान शुरू किया गया है। क्या है ये अभियान? और ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और इसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए किस तरह से ये अभियान काम करेगा, ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि दरअसल अंगदान की प्रक्रिया क्या होती है और कौन सी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है। हमारे जाने के बाद भी हमारे अंग किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की किरण ला सकते हैं। यही है अंगदान, एक ऐसा महादान जो किसी के जीवन को दूसरा मौका दे सकता है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से स्वस्थ अंग लेकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। इस कार्य के लिए दाता के शरीर से दान किए हुए अंग को शल्य क्रिया द्वारा निकाला जाता है। अंगदान 2 तरह से हो सकता है। पहला, जीवित व्यक्ति द्वारा अंगदान और दूसरा, व्यक्ति के मस्तिष्क मृत्यु के बाद। जीवित अंगदान में किसी भी व्यक्ति के किडनीज या पैनक्रियाज का कुछ भाग या फिर जिगर लिया जा सकता है और कई ऐसे अंग हैं जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद लिए जाते हैं। हृदय, गुर्दे, किडनी, फेफड़े, लिवर, पैनक्रियाज और आंतों का अंगदान किया जा सकता है जो किसी जरूरतमंद रोगी के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। वहीं नेत्रदान के जरिए कॉर्निया का उपयोग कर दृष्टिहीन व्यक्ति की दृष्टि लौटाई जा सकती है जिसमें कॉर्निया की किसी बीमारी या कॉर्निया को क्षति के कारण दृष्टिहीनता आई हो। व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अंगदान की प्रतिज्ञा ले सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा लेने पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अंग लिए जाते हैं। अंगदान और नेत्रदान के विषय में सही जानकारी लें, अपने परिवार से बात करें और अपनी इच्छा को उचित माध्यम से पंजीकृत कराएं। आपका लिया हुआ एक महत्वपूर्ण संकल्प कई लोगों को जीवन दे सकता है। अंगदान अवश्य करें। किसी का जीवन बचाने के लिए हमेशा डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक कदम, एक निर्णय, एक संकल्प किसी को ज़िंदगी दे सकता है। कैसे? अंगदान करने से। कैसे हो सकती है ये प्रक्रिया, और अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे विशेषज्ञों पर से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, डायरेक्टर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर असुरी कृष्णा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड यूनिट हेड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। हमारे साथ आज डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर वी देवगुरु, प्रोफेसर एंड हेड, CTVS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। और साथ ही किस तरह से आप अपने नेत्रों का दान कर सकते हैं, यानी आई डोनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये बताने के लिए हमारे साथ डिस्कशन में उपस्थित हैं डॉक्टर राधिका टंडन, चीफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली। बहुत स्वागत है डॉक्टर राधिका टंडन आपका। आज का जो विषय है वो हम सभी से संबंधित है, क्योंकि अंग की आवश्यकता किसी की परिवार में किसी भी सदस्य को हो सकती है और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम संकल्प लें, प्रतिज्ञा लें अंगदान की। प्रतिज्ञा कैसे ले सकते हैं ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7648, 2309-7671 एंड 2309-7655। आप अपने
प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है अंगदान करना और किस तरह से कितने ही लोगों के जीवन को बचा सकता है, उनकी जिंदगियों को रोशन कर सकता है आपका एक संकल्प। सबसे पहले डॉक्टर अनिल आपसे समझना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण कदम होता है जब एक व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है कि उसको अपने अंग दान करने हैं और ये संकल्प जीवन काल में ले लिया जाता है। नमस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम जब भी एक व्यक्ति संकल्प लेता है तो उससे क्या होता है कि एक होप जागृत होती है कि बहुत सारे जो परिवार वेट कर रहे हैं ऑर्गन डोनर्स की, और जिनके परिवार में कोई देने वाला नहीं है और उनको ऑर्गन चाहिए, और बहुत से अंग ऐसे हैं जो कि मृत्यु उपरांत ही दान हो सकते हैं, जैसे कि हृदय का दान है, लंग्स का दान है। तो सिर्फ जो जीवित व्यक्ति है वो या तो एक किडनी दे पाता है या वो लिवर का एक हिस्सा दे पाता है। तो उसके अलावा जो बाकी अंग हैं, जो लिवर है, हार्ट है, ये वाले अंग भी जो है हम लोग मृत्यु उपरांत भी दान कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन भी आजकल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। लंग्स और हार्ट तो मृत्यु के बाद ही दे पाएंगे। तो ये सभी जो अंग मिल सकते हैं मृत्यु उपरांत एक आदमी से, और उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। और जो एक जीवित व्यक्ति है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। प्लेज के लिए भी हम लोग ये होता है कि अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो नोटो की एक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ मात्र 1 मिनट की प्रक्रिया है। वो वेबसाइट है noto.mohfw.gov.in। उस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना आधार नंबर से वेरीफाई ज़रूर करना होता है उसमें। तो आपको आधार नंबर पता होना चाहिए। आपके ही मोबाइल पर एक OTP आएगा, फिर आप 1 मिनट का फॉर्म उसमें भर सकते हैं जिसमें कि आपको अपने पेरेंट्स के डिटेल भरने होते हैं, कौन से अंगदान और जो उत्तक दान है, जो टिश्यूज़ दान है जैसे कॉर्निया है, उनके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं मृत्यु उपरांत दान करने के लिए। तो ये क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए अंगदान के लिए जितने भी लोग आगे आएंगे, जितने प्लेज करेंगे, तो उतने ही जो परिवार जो सफ़र कर रहे हैं उनकी होप जो है बढ़ती है। और ये अंगदान हम करा सकते हैं। कम से कम अपने आप को टाइमली रजिस्टर करा लें। और इसके बाद खाली रजिस्टर कराना ही ज़रूरी नहीं है, परिवार को बताना भी बहुत ज़रूरी है कि परिवार ही आपकी जो ये अंगदान की जो आपने एक संकल्प लेते हैं जो डिजिटल माध्यम से, जो खाली 1 मिनट की प्रक्रिया है, और आपका जो डोनर कार्ड है आपके मोबाइल पे उसी समय जनरेट होकर आपकी फ़ोटो के साथ में वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स में भी वो रजिस्टर्ड हो जाता है और वो हर जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आधार से लिंक्ड है। तो ये एक बहुत इजी प्रक्रिया है, सभी को इससे जुड़ना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं अपील करूंगा हमारे यूथ से कि वो भी इससे जुड़ें और अंगदान के लिए आगे आएँ। तो जितनी सोसाइटी अवेयर होगी उतना ही एक होप जागृत होती है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं और बहुत सालों से वेट कर रहे हैं। जी, तो जो हमारा जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, वो हर काम में हर कदम पर आगे रहना चाहते हैं। तो जब अंगदान की बात है तो उसमें पीछे क्यों रहा जाए, उसके लिए भी संकल्प लेना है। और न सिर्फ आपको, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाइए, उनको अपने साथ लेकर आइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान कर सके। डॉक्टर राधिका टंडन, 25 अगस्त से हम लोग राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा यानी नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाने जा रहे हैं। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं कितना काम करते हैं जो अंगदान या नेत्रदान की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में, लोगों को मोटिवेट करने में, जागरूक करने के लिए? नमस्कार, थैंक यू, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक किस्म की ये जो ड्राइव या जानकारी फैलाने की एफर्ट होती है, ये इस पखवाड़े के दौरान थोड़ा सा स्टेप अप हो जाता है। दूसरी चीज़, पब्लिक को ये नाइस मैसेज जाता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको प्रमोट कर रहा है। तो इससे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है कि ये अच्छा कार्य है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और ऐसे मैसेज जाने से सब लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, आई बैंक्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन, सबको प्रोत्साहन मिलता है कि इस दौरान वो अपनी
एफर्ट्स बढ़ाए कि ये नेत्रदान के विषय में तरह तरह के प्रोग्राम्स करें, स्कूल्स में, पोस्टर कंपटीशन, कॉलेजेस में एंड जनरल पब्लिक में। दूसरा, इस पखवाड़े के दौरान जो डोनर्स हैं जिन्होंने डोनेट कर ऑलरेडी करे हुए हैं, ये भी कोशिश की जाती है कि उनकी तरफ हम हाथ बढ़ाएं और उनको थोड़ा सा हम रिकग्निशन दे। उन्होंने ऑलरेडी ये नोबल कार्य करा हुआ है, उन्होंने अपने नज़दीकी रिश्तेदारों की आइज़ डोनेट करी है। बहुत दुख की बात है कि उनके परिवार में कोई ऐसा उनके नज़दीकी रिश्तेदार का देहांत हुआ, पर एक किस्म का सुकून मिलता है कि फिर उनके नेत्रदान के ज़रिए उनकी दृष्टि किसी और के काम आ रही है। तो ये आई फील अच्छा एक्टिविटी है कि पखवाड़े के दौरान ये नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है और इसका है डेफिनेट बेनिफिट। और नेत्रदान का काम और ये जानकारी फैलाना ऑल द ईयर राउंड होता ही रहता है, पर इस टाइम पे थोड़ा सा उस पे ज़्यादा एफर्ट लगाने से एक किस्म का माहौल बनता है कि ये अच्छा काम है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर देवगुरु, कार्यक्रम के शुरुआत में ही एक ईमेल आ गया है। राजेंद्र जी का ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि उनके फादर लगभग 15 दिन से कोमा में हैं, ये बताया गया है। क्या ऐसी स्थिति में भी ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं? हम ये ज़रूर चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कार्डियक डेथ क्या है, ब्रेन डेथ क्या होती है, और एक ये स्थिति जो इन्होंने बोला है कि कोमा की स्थिति, ये समझा दें कि क्या स्थितियाँ हैं और क्या स्थिति में भी व्यक्ति के ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। नमस्ते। फादर का अभी कोमा में, पहले चेक करना पड़ता है रिवर्सिबल डैमेज हुआ, इरिवर्सिबल। कभी कभी चीज़ में वापस आ सकते होश में, वो नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे ब्रेन डेथ हो चुका है, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस नहीं है। वो 2 पैनल डॉक्टर्स आएंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद गैप देंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे, 6 घंटे के बाद फिर से चेक करेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे ब्रेन डेथ हो गया। उसके बाद लगभग पता चलता है वापस ही नहीं आएगा, ब्रेन वापस नहीं आएगा, लंग, हार्ट, बाकी किडनी सब फंक्शन में है। इस स्थिति में आप डिसीजन ले सकते और डोनेट करने के लिए। ब्रेन डेथ मतलब ब्रेन वापस नहीं आएगा, इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, वापस नहीं आएगा, बट हार्ट एंड लंग, किडनी सारा फंक्शन में है। कार्डियक डेथ मीन्स हार्ट बंद हो चुका है और सर्कुलेशन बंद हो गया, उस स्थिति में भी डोनेट कर सकते हैं, बट usually it's called cadaver donation, but sometimes we can donate immediately. डेथ हो चुका है, immediately donate कर सकते हैं, DCD डोनर बोलते हैं, एकदम तुरंत हार्ट और लंग सारा ऑर्गन्स निकाल सकते फिर दे सकते। ऐसे DCD डोनर आने के बाद ऑर्गन्स का नंबर बढ़ेगा देने में। जी, तो ब्रेन स्टेम डेथ वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स क्योंकि काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी मशीन्स पर या वेंटिलेटर पर व्यक्ति को रखा जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं, ऑर्गन सुरक्षित हैं। और यही वो समय है, क्योंकि संवेदनशील स्थिति होती है परिवार के लिए, लेकिन ऐसे में एक संकल्प जो है वो कई लोगों के जीवन को बदल सकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर कृष्णा, जो किडनी का डोनेशन होता है वो आमतौर पर लाइव डोनर से लिया जाता है और मैक्सिमम टाइम्स जो है फैमिली के ही कोई मेंबर्स जो है वो डोनेट करते हैं। बहुत सारे केसेस में ये स्थिति सामने आती है कि डोनर तो है, फैमिली में ही मौजूद है, लेकिन मैचिंग नहीं हो पा रही। क्या है ये HLA मैचिंग, या ऑर्गन डोनेट करने से या ट्रांसप्लांट करने से पहले मैचिंग की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, अगर आप देखा जाए तो एक ऑर्गन डोनेशन में आप दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन एक व्यक्ति में लगा रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह मानती है और उसको रिजेक्ट करने के चांसेस होते हैं। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मैचिंग। मैचिंग से ये होता है कि आपका ब्लड ग्रुप मैच करा जाता है, एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं HLA मैचिंग, वो करी जाती है, और क्रॉस मैचिंग करी जाती है। तो इससे मैचिंग से जितना दो ऑर्गन्स के बीच में मैचिंग होती है उतना उसका चांस होता है, कम चांस होता है रिजेक्ट होने का, और उतना चांस होता है कि वो ऑर्गन्स ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। हालांकि हम जो प्रेजेंट सिनेरियो में है, हमारे पास इतने सारे ड्रग और इतने अच्छे इम्यूनोसप्रेशंस आ गए हैं कि हम जो ब्लड ग्रुप अलग अलग वाले ब्लड ग्रुप है उनको भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उनके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ गए हैं। क्रॉस मैचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किडनी डोनेशन जैसे आपको बताया गया कि लिविंग से भी हो सकती है और मृत्युपरांत भी हो सकती है। जो लिविंग डोनेशन वाले होते हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू दैट मृत्युपरांत,
बट हालांकि देश दुनिया भर में देखा जाए तो मृत्युपरांत जो डोनेशन होता है सबसे ज़्यादा होता है, बट इंडिया अकेली जगह है जहाँ पर लिविंग डोनेशन ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 90% जो किडनी डोनेशन होते हैं वो लिविंग डोनेशन है, बट ब्रेन डेड डोनेशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन सबसे पहले ये सब क्रॉस मैचिंग ये सब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, और ये तभी संभव हो सकता है जब जो लोगों के मन में डर है या असमंजस की स्थिति है या सवाल है उनको दूर किया जाए, भ्रमों को दूर किया जाए। डॉक्टर अनिल, क्या किया जा रहा है जो पूरी प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ये समझाने के लिए कि इसमें गलती की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है? अभी जो भी मरीज जिनको ऑर्गन चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन जिस अस्पताल में वो इलाज करा रहे हैं वो अस्पताल उनको करवा देता है। तो हर एक पूरी वेटिंग लिस्ट तैयार हो गई है राष्ट्र के स्तर पर। तो वो नेशनल जो वेटिंग लिस्ट है आज की डेट में उसकी जो संख्या है 1 लाख क्रॉस कर गई है। तो ये पूरे जो सरकार के जो जितने गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जितने भी अस्पताल हैं जिनको भी अंगों की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों की संख्या लगभग हर 20 मिनट में एक मरीज ऐड हो जाता है वेटिंग लिस्ट में। और क्या ये पूरी जो लिस्ट है वो सेंट्रलाइज्ड है? ये सेंट्रलाइज्ड के किसी भी कोने में होगा, उससे कनेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, उसमें वेटिंग लिस्ट वो जिस अस्पताल के थ्रू रजिस्टर हुआ है उस अस्पताल में भी उसका क्या नंबर है, उस राज्य में उसका क्या नंबर है, उस पूरे रीजन में क्या नंबर है, उसके बाद उसका पूरे राष्ट्र स्तर पे क्या नंबर है। तो ये पूरा देखा गया है, क्योंकि बहुत से ऑर्गन जो है जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, वो राष्ट्र स्तर पर भी आकर के आवंटित होते हैं। तो वो वाली वेटिंग लिस्ट भी नंबर हमें चाहिए होता है। तो पूरी एक डिजिटल प्रोसेस के थ्रू और एक यूनिक आईडी, नोटो आईडी जिसको बोलते हैं, हर मरीज की एक नोटो आईडी होती है। तो ऐसे ही जब डोनर डोनेट करता है, कोई भी डोनेट करता है, किसी भी जगह से डोनेट करता है, तो उसका भी जो एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारी राज्य संस्था है जिसको सोटो बोलते हैं, नोटो के हर राज्य में सोटो बन गई है, तो उन सोटो को इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर वो वेटिंग लिस्ट चेक करता है सोटो कि किस अस्पताल में डोनेशन हुआ है। पहले उनके यहाँ मरीज देखे जाते हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन वहाँ भी वेटिंग लिस्ट के हिसाब से ही होता है। और ये पूरी क्योंकि कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है और आधार से भी इसको जोड़ दिया गया है, तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ की गुंजाइश और पूरा सिक्योर्ड एक ही प्रत्यारोपण सॉफ्टवेयर अभी भारत सरकार ने अभी 3 अगस्त को लॉन्च किया है, जिसमें कि इस सॉफ्टवेयर में आधार भी जोड़ दिया गया है, जिससे कि एक यूनिक आइडेंटिटी हर डोनर की और हर जो पेशेंट है वेटिंग लिस्ट में उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत उसका एक इलाज हो। जो जिसको पहले ज़रूरत है, जो पहले लिस्ट में जुड़ा है, तो उनको पहले अंग आवंटित हो। लेकिन सबसे बड़ा इस वेटिंग लिस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें अपने अंगदान को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए सभी को इस मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं अंगदान की, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। तो हर कोई जो 18 साल से ऊपर है, मैं फिर अपील करूँगा कि वो अंगदान के लिए शपथ लें और अपने परिवार को ज़रूर बता दें कि मैंने शपथ ली है, और बाद में ताकि उनका अंगदान जब भी ज़रूरत हो। और ये सब आधार लिंक्ड हो गया है, तो इसमें हर किसी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो हर एक का, क्योंकि आजकल एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट भी है, तो वो आधार जिसका भी हो जाता है तो वो फिर डिजिटल हेल्थ अकाउंट में उसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो और आजकल हर अस्पताल में ये, उससे हम आभा जो आईडी बोलते हैं, उससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जी, एक सवाल डॉक्टर राधिका टंडन आपके लिए, श्रेष्ठा जी का सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कॉर्निया प्रत्यारोपित करने के लिए भी मैचिंग की आवश्यकता होती है, और आमतौर पर अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु घर पर ही होती है तो क्या उस स्थिति में भी आई डोनेशन करना संभव हो सकता है? थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें 2 हिस्से हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कॉर्निया के लिए भी मैचिंग की ज़रूरत है कि नहीं। जो कॉर्निया है वो एक पारदर्शी टिश्यू है और एवैस्कुलर माना जाता है। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉर्निया के किनारे पे होते हैं, जहाँ लिम्बस कहा जाता है। और जब हम कॉर्निया का प्रत्यारोपण करते हैं तो ज़्यादातर कॉर्निया का सेंट्रल हिस्सा जो
बीच वाला हिस्सा है वो करते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो इसकी वजह से ब्लड मैचिंग और ABO ब्लड मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती। और जो बताया जा रहा है कि इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन की जो HLA मैचिंग की भी ज़रूरत पड़ती है जो दूसरे ऑर्गन्स के लिए है, ये भी कॉर्निया के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं है तो डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को एक्सेस नहीं होता है कॉर्निया टिश्यू के लिए। और कॉर्निया के इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम आई ड्रॉप्स देते हैं, जो स्टीरॉयड ड्रॉप्स हैं, जो ज़्यादातर काफ़ी होते हैं। तो कॉर्निया को उस लेवल की मैचिंग की नहीं ज़रूरत होती जैसे अभी किडनी, हार्ट, लिवर के लिए बताया गया। पर एक किस्म का मैचिंग आप मान सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्निया है उसकी जो स्टेटस है या उसका जो आकार है और उसके जो फंक्शनिंग है ये थोड़ा वेरी करेगा। अगर बच्चे का कॉर्निया है लेस देन द एज ऑफ 10 या युवा का कॉर्निया है 10 to 40 years, फिर 40 to 80 से ऊपर, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम एज से हो। पर ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो ग्रेडिंग और कॉर्निया का जो हेल्थ स्टेटस हम चेक करते हैं, उसके जो कितना फंक्शनैलिटी है वो देखते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत एज मैचिंग भी देखते हैं। अगर छोटा बच्चा है जिसको कॉर्निया की ज़रूरत है तो कोशिश करते हैं कि उसको बच्चे का ही या यंग कॉर्निया मिले। ज़्यादातर इतना लेवल का मैचिंग किया जाता है। डॉक्टर राधिका, आपके पास लौटेंगे उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, शिव चरण राठौर जी हैं इंदौर से फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। सर, जो ये अंगदान हम लोग करते हैं अंगदान जी, तो उसका जो खर्च जो होता है वो अस्पताल उठाता है, शासन उठाता है कि व्यक्ति खुद को उठाना पड़ता है? अंगदान का खर्च क्या, पहली बात अंगदान का खर्च होता है डॉक्टर अनिल, कौन उठाता है ये खर्च? जी, जब ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेरेशन के बाद जो भी बॉडी को मेंटेन, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ का मतलब है कि आदमी डेड हो गया है, उसको ये समझने की जरूरत है कि वो इरिवर्सिबल सिचुएशन है और वो आदमी व्यक्ति अब जीवित नहीं है। उसके जो हार्ट वगैरह चल रहे हैं वो भी कुछ समय के बाद रुक जाएंगे। तो यही एक अवसर होता है कि जब ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया, डॉक्टरों ने बता दिया, और फिर जब हार्ट मान लीजिए 2 दिन बाद रुकेगा तो उसके बीच में 2 दिन का जो पीरियड है वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ डोनेशन है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी में क्या करना है डॉक्टर अनिल, आपसे जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका खर्च होता है कि नहीं, और अगर होता है तो इस खर्च का जिम्मा किसका है। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में। ये तमाम जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान का क्या महत्व है ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, और इसी जो अभियान है इसको मजबूती देने के लिए यानी ऑर्गन डोनेशन के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए चलाया गया है जुग जुग जियो अभियान। क्या है ये देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में। जुग जुग जियो अभियान एक ऐसा अभियान जो इस आशीर्वाद को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अंगदान के माध्यम से इसे किसी के जीवन की नई शुरुआत बनाने का संदेश देता है। आपका दिल किसी और के सीने में धड़क सकता है,
आपकी आंखें किसी और की दुनिया रोशन कर सकती हैं और आपके अंग कई जिंदगियों में सांस बनकर जी सकते हैं, क्योंकि अंगदान का निर्णय केवल आपका नहीं होता, ये आपके परिवार की जानकारी और सहमति से ही पूरा हो सकता है। आइए जुग जुग जियो अभियान से जुड़िए, क्योंकि जुग जुग जियो अभियान सबसे सुंदर आशीर्वाद वही है जिसे हम किसी और के जीवन की सच्चाई बना सकें। किसी के जीवन बचाने का संकल्प बहुत बड़ा कदम है और ये कदम कोई भी उठा सकता है। डॉक्टर अनिल, क्या है ये अभियान? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं। ये अभियान अभी 3 अगस्त से शुरू किया गया है, जुग जुग जियो अभियान, और इसमें सभी भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं और सभी राज्य सरकारें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और इसमें एक जुग जुग जियो एक आशीर्वाद, आप सभी जानते हैं कि एक आशीर्वाद होता है जो सदियों से देते रहे हैं, जो सदियों से हमारी जी। परंपरा रही है और बहुत हमारे सभी के घरों में ये हम लोग बोलते हैं जब भी कि जुग जुग जियो। तो इसमें आशीर्वाद ही छुपा है कि जो अंग दाता है, जिसके अंग दान किए जा रहे हैं, वो दुनिया से तो जा रहा है, लेकिन उसके ये सारे अंग बहुत सारे लोगों में जीवित रहते हैं। तो ये आशीर्वाद उस आदमी के लिए भी है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और लेकिन उसके अंग अभी भी बहुत सारे लोगों में जीवित हैं और बहुत सारे जीवन को चला रहे हैं आगे। तो एक इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई किडनी ऐसी हैं जो अभी 105 साल की किडनी हो गई है और अभी भी चल रही है। तो इस तरह के जो वो जो जीवन को चला रहे हैं, तो ये एक आशीर्वाद उस दाता के लिए भी है कि उसके इतने सारे अंग अलग अलग बॉडीज़ में जीवन दे रहे हैं। और ये आशीर्वाद उन परिवारों के लिए भी है जिनके घर में इस तरह के पेशेंट्स थे जो कि अंग जिनके खराब हो चुके थे और उनके आज अंग स्वस्थ हैं, और वो अपने खाली उस व्यक्ति को ही उससे एक जीवन दान नहीं मिला, उससे पूरे परिवार को एक तरह से जीवन दान मिला। तो उनके लिए भी एक ये जुग जुग जियो एक बड़ा सटीक बनता है कि उनके लिए भी एक पूरा आशीर्वाद है। तो अंगदान एक बड़ा आशीर्वाद के रूप में दाता के लिए भी और प्राप्तकर्ता के लिए भी एक पूरा आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद को भारत सरकार ने एक अभियान के तौर पे सभी को जोड़ने के लिए इसको मुहिम को चलाया है, और इसमें सभी लोग आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। और ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार अपने मन की बात में बोला है कि एक अंगदाता 8 व्यक्तियों तक की जान को बचा सकता है, और सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। और अभी तो अंग के अलावा कॉर्निया डोनेशन, स्किन डोनेशन, स्किन से भी जान बच रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो जल जाते हैं, जो जीवित नहीं अदरवाइज रह पाते, तो उनको भी हम स्किन के डोनेशन से दान बचा पा रहे हैं। तो उस तरह के बोन्स के डोनेशन भी हो रहे हैं। तो अंगों के अलावा अभी टिश्यूज डोनेशन भी पूरा एक तरह से बढ़ता जा रहा है। तो सभी एक जो हमारे व्यूअर का कॉल था कॉस्ट को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो कॉस्ट जो मेंटेन करते हैं, जब मैंने बताया कि जैसे ही ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो जाता है तो डोनर के परिवार के ऊपर कोई भी चार्ज उसका नहीं लगाया जा सकता मेंटेन करने का। तो ब्रेन डेथ जब चाहे प्राइवेट अस्पताल में भी अगर ऐसा अंगदान करने वाला व्यक्ति है जिसको कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो परिवार अगर उसका अंगदान के लिए आगे आता है, तो जब ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद चाहे वो 2 दिन रहे चाहे 3 दिन रहे, तो जब तक उसकी अंगदान की प्रक्रिया पूरी होती है तब तक कोई उसकी बिलिंग डोनर के परिवार के ऊपर नहीं हो सकती। या तो उसको राज्य सरकारें देती हैं, या वो अस्पताल बियर करता है, या जिनको अंग दिए जाएंगे उनके भी लोग इसको रेसिपिएंट्स जो होते हैं तो वो भी बियर कर सकते हैं। और अगर भारत के किसी गवर्नमेंट अस्पताल में अगर वो अंग आता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भारत सरकार भी उसमें अंग के लिए देती है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट का भी भारत सरकार का प्रोग्राम के तहत में वो दी जाती है, चाहे प्राइवेट अस्पताल में भी। तो डोनर के परिवार के ऊपर उसका कॉस्ट का कोई खर्चा नहीं आता, और इसमें निश्चित रूप से डोनर की बल्कि कुछ ना कुछ एक तरह से उनको सम्मान एक दिया जाता है और एक पूरा ट्रिब्यूट के फॉर्म में उसको लिया जाता है। तो कोई भी डोनर को उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंगदान जब भी हो, घर में भी मृत्यु हो, तो आप जो एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से मैम, कि 1800 11 4770 और या 1800
00114770। तो ये 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। तो जो भी कोई अंगदान के लिए जानकारी या कोई भी फ़ोन करना हो तो या जानकारी देनी हो या अंगदान कराना हो या कॉर्निया डोनेशन कराना हो घर से या स्किन डोनेशन कराना हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं कभी भी जी। और ये हेल्पलाइन नंबर्स और जो नोटो की वेबसाइट है वो सारी डिटेल हमारे प्रोग्राम में भी लगातार फ्लैश की जा रही है। आप उसको नोट कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया के लिए आपको करना क्या है। डॉक्टर कृष्णा, जो मैचिंग की बात है उसके अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी काम कर सकता है? जो गैप आता है कि यानी फैमिली में डोनर है लेकिन मैचिंग नहीं हो रही। देखिए, AI का तो आजकल इस्तेमाल हर एक जगह हो रहा है और क्रॉस मैचिंग में भी इसका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको एक कहते हैं वर्चुअल क्रॉस मैचिंग, जिसमें आपको ब्लड का मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी पैनल्स पड़े होते हैं और उससे आप वर्चुअली मैच कर सकते हैं और आपके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं और जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है वो भी जल्दी हो जाती है। दूसरा, एक जैसे आपने एक सवाल पूछा कि आपके पास डोनर है लेकिन वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो डोनेशन को सक्सेसफुल करा जा सकता है। एक तरीका होता है कि जो एक भी इनकम्पैटिबल जो मैचिंग कहते हैं उसको करा जा सकता है, जिसमें आपको बहुत सारे दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, 3-4 हफ्ते का प्रिपरेशन होता है, उसके बाद करा जाता है। दूसरा तरीका होता है जो आजकल काफ़ी उसको लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्वैप ट्रांसप्लांट। आपके पास जो डोनर है वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, दूसरे के पास डोनर है जो उनसे मैच नहीं कर रहा, बट ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो ऐसे करके एक स्वैप ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। हमने अखिल भारतीय हमने एम्स में भी 2-4 हमने स्वैप ट्रांसप्लांट करे। अभी आपने हाल में न्यूज़ में भी देखा होगा कि वहाँ पर भी 3-4 लोगों का एक साथ स्वैप ट्रांसप्लांट कराया गया। आई थिंक सो नोटो भी इस पर काफ़ी काम करे कि एक स्वैप ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री भी बनाई जा सके जिससे डोनेशन बढ़ाई जा सके। जी, तो नई तकनीकें बहुत हद तक सहायक हो रही हैं, सक्सेसफुल कर रही हैं जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए, और जिनको ट्रांसप्लांट किया जाना है उनकी मैचिंग करने में, जिससे प्रक्रिया सरल हो सके। डॉक्टर देवगुरु, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो कितना समय होता है लगभग? एक बार हार्ट रिट्रीव किया गया कितने समय में दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित हो जाना चाहिए? सबसे अच्छा होगा कम से कम समय लेते हैं तो मैक्सिमम 4 घंटे ले सकते हैं। दूसरा सिटी से वापस आने के लिए पेशेंट कोल्ड स्टोरेज में लेके आते हैं, पहले से उसको कोल्ड स्टोरेज में लेके आते हैं, फिर लेके आते हैं दूसरा जगह को। इस स्थिति में मैक्सिमम टाइम 4 आवर्स बेटर है। इफ़ पेशेंट इज़ यंग पेशेंट है, डोनर अच्छा है, फिट है, फिर थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं, बट डोनर का उम्र ज़्यादा है, फिर कम और हार्ट फंक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, फिर इतना जल्दी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उतना जल्दी करना है। जी, डॉक्टर राधिका टंडन, किसी व्यक्ति को अगर ज़रूरत है कॉर्निया की आजकल के मीडियम्स के द्वारा, यानी जो नई तकनीकी आई हैं, कितने समय तक उसको रखा जा सकता है सेफली, और एक कॉर्निया कितने लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो जो कॉर्नियल प्रिजर्वेशन मीडियम है उससे कॉर्निया को प्रिजर्व कर सकते हैं 10 से 14 दिन, 2 हफ्ते तक इन अंडर रेफ्रिजरेशन। तो पर ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि विद इन 4-5 डेज ही वो ट्रांसप्लांट हो। पर मीडियम के ज़रिए ये बेनिफिट होता है कि अगर किसी दूर जगह पे डोनेशन हुआ है और वहाँ पे सूटेबल रेसिपिएंट नहीं है तो फिर ये कहीं और पे शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी हो जाता है कि जिस रेसिपिएंट को लगना है, कोई चाहे कोई बच्चा हो, उस टाइम उसको ज़ुकाम खांसी है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, पर डोनर बच्चा है तो फिर हम प्रेफर करेंगे कि 3-4 दिन रेसिपिएंट को स्टेबलाइज करके तब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पहले ऐसे मीडियम में 2 या 3 दिन समय ही मिलता था, तो ये 10 से 14 दिन का समय बहुत हेल्पफुल है। पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो छूट गया था, वो डोनेशन घर पे हो सकता है कि नहीं। डॉक्टर अनिल ने अच्छे से बताया कि हेल्पलाइन को फ़ोन करके नज़दीकी आई बैंक की टीम घर पे भी आ सकती है। राइट। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर वी देवगुरु, डॉक्टर कृष्णा असुरी और डॉक्टर राधिका टंडन। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनिल आपसे कि क्या ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत समय लगता है, यानी व्यक्ति के जो लास्ट राइट्स है उनमें देरी हो सकती है? अंगदान बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, इसको बहुत जल्दी से जल्दी कराया जाता है। जब एक्चुअल अंगदान होता है तो
सारी टीम्स एक तरह से बहुत जल्दी इसको कराने की कोशिश करती है। इवन मेडिको लीगल केस में भी प्रायोरिटी पे उनका पोस्टमार्टम की अगर जरूरत है तो सबसे पहले उनका पोस्टमार्टम करके, तो ये एक पूरा प्रयास रहता है कि जल्दी हम उनकी बॉडी हैंड ओवर करें। तो ऐसा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सरल प्रक्रिया, ज्यादा समय लगता है। डॉक्टर कृष्णा, क्या किडनी जो ली गई है वो किसी अननोन व्यक्ति को भी दी जा सकती है जो फैमिली का मेंबर नहीं है? नहीं, जैसे अगर ब्रेन डेड डोनेशन होता है तो वो जो एक बार डोनेट हो गया तो वो जैसे कि नोटों के प्रायोरिटी के हिसाब से वो किडनी दी जाएगी। लेकिन जब लिविंग डोनेशन की जब आप बात करते हैं तो यूजुअली आपके रिलेटिव के साथ ही होते हैं, फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव, या जो आपके साथ बहुत क्लोजली है। अनरिलेटेड के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है, तभी आप डोनेशन कर सकते हैं। जी, क्या हार्ट ट्रांसप्लांट में किसी मैचिंग की आवश्यकता नहीं होती और रिजेक्शंस के चांसेस भी नहीं होते डॉक्टर देवगुरु? यूजुअली सिर्फ ब्लड ग्रुप ही देखते हैं हम, बच्चों में वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यूजुअली ब्लड ग्रुप ही देखते हैं, इसके अलावा कोई मैचिंग ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्लस ऑफ कोर्स साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस, वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 10-20% इज़ ओके। डॉक्टर राधिका, क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपना एक कॉर्निया किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर सकता है? नहीं, कॉर्निया इज अ कैडावरिक डोनेशन, मृत्यु के पश्चात ही होता है। जीवित व्यक्ति अपना एक कॉर्निया नहीं डोनेट करते, ये नहीं किया जाता है। जी, डॉक्टर अनिल, क्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं अगर पेरेंट्स की सहमति हो? मृत्यु उपरांत बिल्कुल किए जा सकते हैं, उसमें कोई आयु की सीमा नहीं है। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा भी कितनी भी उम्र हो सकती है, कम से कम भी कितनी भी उम्र हो सकती है, तो अगर ऑर्गन हेल्दी है ज़रूर किए जा सकते हैं। बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे के अंगदान के लिए पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत होती है, उसमें वो ज़रूरी है। लेकिन एज ए लिविंग डोनर अगर कोई देना चाहता है तो बहुत रेयर परमिशन के द्वारा, कभी थोड़े से अगर आयु का डिफरेंस है तो वो दी जाती है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। राइट। क्या किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए केवल 24 घंटे का समय ही होता है डॉक्टर कृष्णा? हाँ, अगर आप ब्रेन डेड डोनेशन के बाद देखें तो यूजुअली हमारे पास 24 आवर्स का टाइम होता है, बट आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे पास मशीन है, लाइफ पोर्ट मशीन जैसे कहते हैं, जिससे हम किडनीज को और ज़्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं और 24 से 36 घंटे तक भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी डॉक्टर देवगुरु, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, हार्ट डिजीज़ है, वाल्व डिफेक्ट है या बीपी की समस्या है, तो क्या उस स्थिति में उसका हार्ट डोनेट किया जा सकता है? यूजुअली 40 साल के उम्र के बाद सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं देखते हैं। वाल्व रिपेयरेबल हो सकते, कर सकते यूजुअली, अदरवाइज मेजर वाल्व प्रॉब्लम जो अक्सर नहीं करते। जी डॉक्टर राधिका, क्या किसी बच्चे का कॉर्निया किसी बड़े में या बड़े का कॉर्निया बच्चे में लगाया जा सकता है? वैसे लगाया जा सकता है, ऐसे कोई बाधा नहीं है। और जैसे एक कॉर्निया एक से ज़्यादा व्यक्ति को भी स्प्लिट करके लगाया जा सकता है, तो ऐसे भी वो कॉर्निया को एडजस्ट किया जाता है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पेशेंट की स्थिति और कॉर्निया की स्थिति को देख के वो अलॉट करता है, पर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, अगर कोई ऑर्गन डोनेशन करना चाहता है तो कहाँ संपर्क करे? अगर उसको ऑनलाइन की जानकारी नहीं है, काफ़ी वृद्ध ऐसे होते हैं, तो क्या किया जाए डॉक्टर अनिल? हाँ, वो हमारी हेल्पलाइन जो नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस पर 24 घंटे कभी भी कॉल करके, तो जो हमारा स्टाफ ड्यूटी पर होता है तो वो उनको उसका प्रोसेस पूरा समझा देगा और ऑनलाइन भी उनको करा देगा। क्योंकि ये आधार से लिंक्ड है तो OTP उन्हीं के मोबाइल पर जाएगा, तो वो अगर वो शेयर करेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम अगर उन्हें समझाएंगे तो वो कोई भी उनके परिवार का व्यक्ति उसको रजिस्टर करा सकता है। जी, एक बार किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए तो रिजेक्शन के चांसेस कितने होते हैं, और अगर रिजेक्शन हो जाए तो क्या दोबारा ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया हो सकती है डॉक्टर कृष्णा? देखिए, आजकल के प्रेजेंट जो मेडिकेशंस और इम्यूनोसप्रेशन है और वेल क्रॉस मैच अगर किडनी है तो रिजेक्शन रेट बहुत कम होता है, लेस देन 5% रिजेक्शन रेट होता है, और किडनी आपके ऑलमोस्ट 15 से 20 साल तक चल सकती है। एक किडनी के फेल होने के बाद दूसरी किडनी लग सकती है, दूसरी किडनी के फेल होने के बाद तीसरी भी लग सकती है, उस तीसरी के बाद चौथी भी लग सकती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में ये फ़ायदा है कि आप 2 या सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट बढ़ते हैं उतने उसकी जो लाइफ है वो कम होती जाती है। किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड कैसे घोषित किया जाता है, यानी कितने समय में और कितने डॉक्टर्स की टीम? डॉक्टर देवगुरु, यूजुअली 2 पीपल आर रिक्वायर्ड, न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, वो डिसाइड करते हैं ब्रेन डेड हो गया नहीं। उसके बाद
उस टाइम ब्रेन डेथ के टाइम भी मरीज का टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं ब्रेन डेथ हो गया। जी। वन सर्टिफिकेशन होने के बाद टाइम मिलता है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को बात करने के लिए, उसके बाद सेकेंड टाइम 6 घंटे के बाद फिर से डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे और वापस तो नहीं आ रहे हैं, फिर ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस सब करके डिसाइड करते हैं, फिर सर्टिफिकेशन करते हैं ब्रेन डेथ हो गया। राइट। डॉक्टर राधिका, किसी को रिफ्रैक्टिव एरर हो यानी नजर दोष हो, नजर कमजोर है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा है या लेजर सर्जरी हुई है, कौन सी अवस्था में आई डोनेशन नहीं किया जाता? ये सारी स्थितियों में आई डोनेशन किया जा सकता है। अगर लेसिक सर्जरी भी हो तब भी वो आई डोनेशन हो सकता है, क्योंकि वो लेसिक सर्जरी में जो इसका कॉर्निया का अंदर का लेयर है जो एंडोथेलियम कहते हैं, वो अगर हेल्दी हो तो वो जो न्यू आधुनिक तरीके से एंडोथेलियल ट्रांसप्लांट सिर्फ अंदर का लेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसके लिए यूज़ किया जा सकता है, और वो बाकी का हिस्सा कॉर्निया पैच क्राफ्ट और इमरजेंसी सर्जरीज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इनमें से कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है डोनेशन के लिए। डॉक्टर अनिल, अगर किसी ने अपने लाइफ टाइम में ऑर्गन्स प्लेज नहीं किए हैं तो क्या ऑप्शन है? उसमें भी परिवार एक ये डिसीजन ले सकता है उनके लिए भी, जब मृत्यु अगर किसी की ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने प्लेज नहीं किया है तो भी परिवार के पास ये एक राइट होता है कि वो उसके अंगदान कर सकते हैं, जब तक कि उसने व्यक्ति ने अगर जीवन काल में अपना एक्सप्रेस किया कि मेरे अंगदान ना किए जाए तो परिवार नहीं डिसीजन लेगा। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी ना उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया है तो परिवार उसके लिए डिसीजन ना उसने रजिस्टर किया है तो भी परिवार डिसीजन ले सकता है, परिवार की सहमति से अंगदान किया जा सकता है। डॉक्टर कृष्णा, आने वाले समय में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स कितने यूजफुल होते देखे जा सकते हैं? देखिए, अगर आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आ गए जो वैसे ही फंक्शन करे जैसे हम चाहते हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गन डोनेशन की फिर बात ही नहीं आएगी। बट मुझे लगता है अभी हम काफ़ी उससे दूर हैं। आपने सुना होगा कि रिसेंटली अमेरिका में एक जानवर से किडनी का करा गया, वो थोड़े दिन चली, लेकिन फिर भी अभी हमको उसमें और एडवांसमेंट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज से 10 साल या 20 साल या 25 साल में हम ऐसे सिचुएशन में होंगे जब हमको लिविंग ऑर्गन नहीं और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स पे भी हम काम चला पाएंगे। डॉक्टर देवगुरु, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो ऑर्गन डोनेट तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, जाएं कि नहीं, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर इस जीवन में अंग दान किया तो शायद अगले जन्म में बिना उस अंग के पैदा होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो तो गलतफहमी है, बट ऑर्गन डोनेशन सबसे अच्छा चीज़ है। आप सोच सकते मरीज़ का ऑर्गन दे रहे हैं, वो ऑर्गन किसी और के रूप में जी रहे हैं, सो ऐसे सोच में डोनेट करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। डॉक्टर कृष्णा, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? अंगदान करें क्योंकि ये महादान है और अमर रहे। जी। डॉक्टर अनिल, क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपना योगदान सभी दे सकते हैं? हिचकिचाहट को छोड़कर न सिर्फ जागरूक हो खुद बल्कि आसपास के लोगों को भी इस अभियान में, इस मुहिम में और इस अच्छे काम में, या ये कहें कि पुण्य के काम में शामिल किया जाए। हम ये कहते हैं कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, पर क्या मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है? और ये बिल्कुल संभव है अगर आप अंगदान से जुड़ेंगे। और हम उन अंगों को क्यों तो दफनाएं, क्यों उनको जलाएं, क्यों ना हम दान करके दूसरों का जीवन बचाएं। तो अंग और उत्तक दान के लिए जो टिश्यूज डोनेशन है उसके लिए आगे आएं और ये जुग जुग जियो अभियान जो भारत सरकार ने चलाया उसके साथ जुड़ें और अपना संकल्प रजिस्टर करें। मैं यही अपील सबसे करूंगा। डॉक्टर राधिका, एक वाक्य में आपका संदेश, नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट शुरू होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं कहूँगी कि नेत्रदान, महादान और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम को भी प्रमोट करते हैं। तो अगर किसी का हॉस्पिटल में किसी बीमारी से हो जाता है देहांत, तो परिवार वालों को कह सकते हैं, को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो पूछे कि क्या कॉर्निया डोनेशन हो सकता है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राधिका टंडन, डॉक्टर वी देवगुरु, डॉक्टर कृष्णा असुरी और डॉक्टर अनिल कुमार, आप सभी का। विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि किस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं, अंगदान में भूमिका निभा सकते हैं। याद रखिए, एक क्लिक से ट्रेंड नहीं बदलता, लेकिन आपका एक संकल्प, एक निर्णय किसी का पूरा जीवन जरूर बदल सकता है। डोनेट ऑर्गन, सेव लाइफ। जाते जाते अपने जीवन का एक अंश अवश्य छोड़ जाइए, किसी के लिए जीवन की पहचान छोड़ जाइए, अपने जीवन में अंगदान का संकल्प अपनाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।